हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर और इसके अलावा यूनिक आइडेंटिटी नंबर पर। आज हम बात करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन पर और दोनों के बीच डिफरेंस जानेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होती है वो देखेंगे और एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स को देखेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन, सेक्शन 27 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। इसमें पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का। ए है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब आकस्मिक या अस्थायी कर योग्य व्यक्ति, और दूसरा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब अनिवासी कर योग्य व्यक्ति। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से है जो चाहे प्रिंसिपल या एजेंट या किसी अदर कैपेसिटी के रूप में, अन्य क्षमता के रूप में कभी कभार किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में, जहां उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, गुड्स या सर्विसेज या दोनों का व्यापार के दौरान या व्यापार को अग्रसर करने के लिए सौदा करता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो ओकेजनली सप्लाई करता है गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस व्यापार के दौरान, या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस व्यापार को अग्रसर करने के लिए, चाहे प्रिंसिपल के तौर पर या एजेंट के तौर पर या किसी अदर कैपेसिटी में, किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, लेकिन उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। फिर से एक बार और इजी वर्ड में बताते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा आदमी होता है जो कभी कभी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, जहां उसके बिजनेस का कोई सर्टेन प्लेस नहीं है, वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस करता है या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करता है, प्रिंसिपल बनकर या एजेंट बनकर या किसी अदर कैपेसिटी में। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, जिसको कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 में डिफाइन किया गया है। बताया गया है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। ये जो आपका अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है यानी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से है जो या तो प्रिंसिपल
या एजेंट या किसी अदर कैपेसिटी में कभी कभार भारत में, इंडिया में गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करता है, लेकिन भारत में उसके बिजनेस का कोई सर्टेन प्लेस नहीं है या उसका भारत में कोई रेसिडेंस नहीं है। बहुत हद तक डेफिनेशन मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। पहला जो डिफरेंस है वो मीनिंग के बेस पर है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बताया गया है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां तक डेफिनेशन दोनों में सेम है, बट हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस रेसिडेंस इन इंडिया। यह बता रहा है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ये कभी कभी किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर उसके बिजनेस का कोई सर्टेन प्लेस नहीं है वहां पर गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करता है। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है ये कभी कभार गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई भारत में करता है, लेकिन भारत में उसके बिजनेस का कोई सर्टेन प्लेस नहीं है या भारत में उसका कोई सर्टेन निवास नहीं है, रेसिडेंस नहीं है। मतलब ये जो है ये भारत में किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करता है कभी कभार इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन इसका भारत में जिस स्टेट में ये बिजनेस कर रहा है उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में फिक्स्ड प्लेस नहीं है। और ये जो है ये भारत में कहीं भी सप्लाई कर रहा है, किसी भी स्टेट में, किसी यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसका पूरे भारत में न तो रेसिडेंट है, इसका घर भारत में नहीं है, और न ही पूरे भारत में कहीं भी इसके बिजनेस का प्लेस फिक्स्ड है। सेकेंड डिफरेंस जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बता रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज हैविंग ए परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बता रहा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज नॉट हैविंग ए परमानेंट अकाउंट नंबर। डिफरेंस यहां पर है कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इसका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होता है। ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इफ हैविंग पैन may take registration as a casual taxable person। नॉर्मली नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के पास कोई पैन नहीं होता है, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के पास में पैन है तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? फिर से बता रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी कि आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के पास में स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन होता है, जबकि अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के पास में स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन नहीं होता है। लेकिन यदि किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के पास में स्थायी खाता संख्या मतलब कि पैन है तो वो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में लिखा है टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सेम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज फॉर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन्स शैल बी यूज्ड दैट इज GST REG 01। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में बता रहा है कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल यूज
separate application form in GST REG 9 for applying the registration। ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ये अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसी फॉर्म में अप्लाई करता है या इसको करना पड़ता है जिसमें कि एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करता है। मतलब कि फॉर्म GST REG 01, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई उसी एप्लीकेशन फॉर्म में करता है जिस पर कि नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन करता है, जिसका नाम है GST REG 01। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म देता है रजिस्ट्रेशन के लिए जिसका नाम है GST REG 9। ठीक है, फिर से एक बार ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करें, पंजीकरण के लिए उसी फॉर्म में आवेदन देना पड़ता है जिसमें सामान्य कर योग्य व्यक्ति करते हैं, अर्थात फॉर्म GST REG 01। जबकि अनिवासी कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण के लिए अलग आवेदन फॉर्म GST REG 9 में प्रस्तुत करेगा। आगे देखते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में बता रहा है हैज टू अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में बिजनेस टेस्ट एब्सेंट इन द डेफिनेशन। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है वो अपने बिजनेस के कोर्स में या बिजनेस के फर्दरेंस के लिए ट्रांजैक्शंस करता है। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो डिफाइन किया गया है इसमें कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बात कहा ही नहीं गया है। ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ये गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई करता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जबकि इस मैटर पर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, एब्सेंट है, ये बात लिखा ही नहीं गया है। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में हैज टू फाइल नॉर्मल GST R1, GST R2 एंड GST R3 रिटर्न्स। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए हैज टू फाइल a separate simplified return in the form GST R5। ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, इसमें सामान्य फॉर्म GST R1, GST R2, GST R3 के तहत रिटर्न जमा करनी होती है। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अपना रिटर्न फाइल करता है वो GST R1, GST R2 और GST R3 में करता है। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अलग से एक सिंप्लीफाइड रिटर्न का फॉर्म लेता है जिसका नाम है GST R5। इसी फॉर्म में ये अपना रिटर्न फाइल करता है। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज। जबकि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में कहा जा रहा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कैन गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को जितना भी वो इनवर्ड सप्लाई किया है उस पर जो वो टैक्स पे कर चुका है GST के तौर पर, उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ये केवल जब गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट करवाया जाता है ना, अगर ये इंपोर्ट करता है गुड्स सर्विसेज का, तो उस इंपोर्ट पर जो ये GST के तौर पर टैक्स दिया है केवल उसी का ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। मतलब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जितना भी चीज परचेस करेगा, इनपुट करेगा, उस पर जो GST दिया है उसका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो केवल एक्सपोर्ट किया गया है गुड्स का, सर्विसेज का, उस पर जो GST पे किया गया है उसी
का इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वैलिडिटी के बारे में रूल है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो टाइम स्पेसिफाई किया जाता है या रजिस्ट्रेशन का जो इफेक्टिव डेट है उस डेट से 90 डेज जो भी पहले होता है उतने ही पीरियड के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और ऐसा जो आदमी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद ही टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर सकता है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन or a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application। मतलब जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा रजिस्ट्रेशन का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, वो वैलिड रहेगा फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया उसमें जो टाइम स्पेसिफाइड किया गया है पीरियड का, टाइम पीरियड, उसी पीरियड के लिए वो वैलिड होगा, या 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो इफेक्टिव डेट है, प्रभावी तारीख, वहां से 90 दिन तक, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा, एंड सच पर्सन शैल मेक टैक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये जो ऐसा आदमी होगा ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाने के बाद में ही टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है। हाउएवर द प्रॉपर ऑफिसर मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन एक्सटेंड द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज बाय ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। हालांकि ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसके रिक्वेस्ट पर प्रॉपर ऑफिसर 90 डेज के का जो टाइम पीरियड का वैलिडिटी है उसको आगे बढ़ा सकता है, जो कि मैक्सिमम 90 डेज और हो सकता है। मतलब ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इश्यू किया जाता है वो किस टाइम पीरियड तक वैलिड होगा। पहला ऑप्शन है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है वो टाइम पीरियड, या रजिस्ट्रेशन का जो इफेक्टिव डेट है वहां से 90 डेज। इन दोनों टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड छोटा होगा वही रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी पीरियड होगा। और ऐसे लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाने के बाद में ही टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं। अब यहां जो 90 डेज का टाइम पीरियड है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, ये 90 डेज का टाइम पीरियड प्रॉपर ऑफिसर बढ़ा सकता है अगर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन जो टाइम बढ़ाया जाएगा ये पहला 90 डेज के बाद और एडिशनल 90 डेज दिया जा सकता है, उसके अलावा और नहीं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए एप्लीकेशन में निर्दिष्ट अवधि यानी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, या रजिस्ट्रेशन की प्रभावी तिथि से, रजिस्ट्रेशन के इफेक्टिव डेट से 90 डेज जो भी पहले हो उसके लिए वैलिड होंगे, वैध होंगे। और ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद ही कर योग्य आपूर्ति टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं। और प्रॉपर ऑफिसर जो है, उचित अधिकारी, वो 90 डेज के लिए और टाइम पीरियड बढ़ा सकता है अगर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो। आगे देखते हैं एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स
अग्रिम कर जमा करना। ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल at the time of submission of application for registration make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought। ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के समय से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को टैक्स का अमाउंट एडवांस में जमा करना पड़ता है जो उस पर्सन के रजिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है उसके लिए एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो बन सकता है उसके बराबर हो। However, where any extension of time is sought, such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension is sought। ये बोल रहा है कि हालांकि अगर समय को बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया जाता है, मांग किया जाता है, तो ऐसे टैक्सेबल पर्सन को बढ़ाए गए समय के लिए एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के बराबर टैक्स का एडिशनल अमाउंट जमा करना होगा जितने टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंशन मांगा जा रहा है। मतलब पहले तो बताया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो चाहे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो जितने टाइम पीरियड के लिए यह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है एप्लीकेशन में लिखेगा, तो उतने टाइम पीरियड के लिए जो इसका अनुमानित टैक्स लायबिलिटी है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, उस अमाउंट को वो एडवांस टैक्स के तौर पर जमा करेगा। और अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड करवाता है, बढ़वाता है अगले 90 दिन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम तो 90 डेज ना बढ़ सकता है, और तो उस कंडीशन में जितना टाइम पीरियड का उसको एक्सटेंशन मिल रहा है उस टाइम पीरियड का जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसको अगेन जमा करना होगा। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे।